Hey people, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. So let's begin with the second part of PMLA, that is Prevention of Money Laundering Act. तो हम लोग को स्टार्ट करना है सेक्शन नंबर 5 के साथ में। तो सेक्शन नंबर 5 से पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बता दूं। पहला है अटैचमेंट, दूसरा है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो अटैचमेंट का मतलब क्या हुआ? अटैचमेंट इज अ वेरी कॉमन वर्ड, बट यहाँ पर वो वाला अटैचमेंट नहीं है जो आप समझ रहे हो। यहाँ पर जो अटैचमेंट है दैट इज रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी। तो इस अटैचमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर हमने कोई प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है, अटैचमेंट लगा दिया उस पर, तो उस टाइम पे वो प्रॉपर्टी जो है प्रोहिबिशन उस पर लग जाएगी। किस बात की? कि उस प्रॉपर्टी को कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, कन्वर्ट नहीं कर सकता, मूवमेंट नहीं हो सकता उस प्रॉपर्टी का। ठीक है। अब वो कैसे हो सकता है? वो कोई ऑर्डर जो है चैप्टर नंबर 3 जो है एक्ट का, वो बोलता है कि आप जो है, आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप एक ऐसा ऑर्डर पास कर सकते हो जिससे आप अटैचमेंट लगा दो। ठीक है। सो दिस इज दैट अटैचमेंट। उसके बाद में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो एक अथॉरिटी है जो कि अपॉइंट होती है अंडर सेक्शन नंबर 6 सब सेक्शन नंबर 1। ठीक है। तो सेक्शन नंबर 5 ये बोलता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो ये डिसाइड करेगी कि इस प्रॉपर्टी को जो है हैज टू डिसाइड कि जो प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है वो मतलब है या नहीं है, एंड क्या उसको हमें प्रोविजनल सॉरी क्या उसको हमें अटैचमेंट उसका करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपका जो सेक्शन नंबर 5 है वो बात करता है प्रोविजनल अटैचमेंट का, और जो सेक्शन नंबर 6 है वो बात करता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का। ठीक है। और जो आपका सेक्शन नंबर 8 है वो बात करता है एडजुडिकेशन बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो इस तरह से ये 3 सेक्शन चलते हैं। तो सेक्शन नंबर 5 में बात होती है प्रोविजनल अटैचमेंट की। प्रोविजनल अटैचमेंट में क्या होता है ना, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अटैचमेंट का मतलब होता है प्रोहिबिशन हमने लगा दिया। अब सपोज कोई भी प्रॉपर्टी आपको डाउट में है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या नहीं है, तो क्या आप उसमें एकदम से, आपको अभी डाउट हुआ और क्या एकदम से आप ऐसे ऑर्डर पास कर दोगे कि ये प्रॉपर्टी तो भैया मनी लॉन्ड्रिंग में है और इसको तो जो है मतलब इतनी इतनी पेनल्टी लगनी चाहिए, इसको तो या फिर जब्त कर लिया जाए, कॉन्फिस्केट कर लिया जाए। तो ये जो है ये ठीक तरीका नहीं है, एंड कोई भी केस जाहिर सी बात है ऐसा नहीं होता है। ठीक है। पहले चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके बाद में जो है जाके फाइनल डिसीजन लिया जाता है बहुत एनालिसिस के बाद में। तो ये जो है अटैचमेंट ये उसी का ही पार्ट है। तो इसमें होता क्या है ना, जो डायरेक्टर है या कोई भी अदर ऑफिसर है, अब यहाँ पे डायरेक्टर कंपनी वाला डायरेक्टर नहीं है, यहाँ जो डायरेक्टर है दैट वी आर रेफरिंग टू द ऑफिसर जो कि मनी लॉन्ड्रिंग की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको इनिशिएट कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। ठीक है। तो कोई भी डायरेक्टर या कोई भी और ऑफिसर, अब ये अदर ऑफिसर का मतलब है दैट एनी ऑफिसर हु इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी डायरेक्टर, मतलब वो कम से कम डिप्यूटी डायरेक्टर तो हो ही, उससे ऊपर हो तो भी चलेगा, एंड वो ऑथराइज भी हो बाय द डायरेक्टर। तो या तो डायरेक्टर या कोई भी और अदर ऑफिसर जो कि ऑथराइज हो बाय द डायरेक्टर, और उसके पास में अगर रीजंस टू बिलीव है, उसको ऐसा लगता है, उसके पास में ऐसे रीजंस टू बिलीव हैं, तो सिर्फ बिलीव करने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू रिकॉर्ड इट इन राइटिंग ऑल्सो। ठीक है। तो इन दोनों को जो है, इन दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, उसको क्या करने पड़ेंगे, अगर उसके पास ये रीजंस टू बिलीव है इस प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच करो, तो वो क्या करेगा, वो लिख करके देगा कि क्या रीजंस हैं इन राइटिंग। ठीक है। मतलब रीजंस को लिख करके देगा वो। ठीक है। अब वो जो है वो कोई बेसिस भी लेगा, तो वो बेसिस क्या लेगा, जो भी मटेरियल उसके पोजीशन में है उसको बेसिस बनाकर वो बोलेगा कि मेरे को ऐसा लगता है कि इस प्रॉपर्टी को जो है वो प्रोविजनली अटैच करो। अब भाई क्यों करो? तो उसको ऐसा लगता है, उसके पास में ये रीजंस टू बिलीव है क्या, कि जो पर्सन है ना, इसको जो हमने डाउट वाले घेरे में जिस पर्सन को लिया है ना, इसके पास में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का पोजीशन है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की डेफिनेशन आई होप आप लोगों को याद है, कोई भी प्रॉपर्टी जो कि डिराइव्ड हुई है डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली बाय व्हाट, बाय एनी क्रिमिनल एक्टिविटी अंडर शेड्यूल्ड ऑफेंस, और उस वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। राइट, ये डेफिनेशन आपको याद होगी। तो कोई भी पर्सन जो है वो पोजेशन में अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के, तो उसको उसके साथ में, तो मतलब उसकी प्रॉपर्टी को आप प्रोविजनली अटैच कर दो, साथ में उसको ऐसा लगता है, डायरेक्टर को या अदर ऑफिसर को ऐसा लगता है ये वाली जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है ना,
तो जिस पर्सन के पास में है वो उसके साथ कंसील कर सकता है या उसको ट्रांसफर कर सकता है, मतलब उसको छुपा सकता है या ट्रांसफर कर सकता है, या कुछ उसके साथ में ऐसा कर सकता है जिससे कि जो हमारी आगे की प्रोसीडिंग्स होने वाली हैं, मतलब हो सकता है ना कि अगर उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की प्रूफ हो गया, ये प्रॉपर्टी जो है मनी लॉन्ड्रिंग से डिराइव हुई है, तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन अगर हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, हम अभी प्रोसीडिंग्स चला रहे हैं बट हमने उसे ऐसे खुला छोड़ दिया, तो उससे ये होगा कि जो भी कॉन्फिस्केशन होने वाला था उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो अगर ऐसे डिप्यूटी डायरेक्टर को या फिर डायरेक्टर को ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो फिर वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि इसको जो है प्रोहिबिशन लगा दो, इस पे, इसको क्या कर दो, इस पे प्रोविजनल अटैचमेंट लगा दो। ठीक है, तो प्रोविजनल अटैचमेंट एक तरीके का अटैचमेंट ही होता है, उसमें सारे के सारे प्रोहिबिशंस लगते हैं, लेकिन ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। अब नाउ व्हाट इज दैट लिमिटेड टाइम पीरियड, तो वो जो लिमिटेड टाइम पीरियड होता है वो होता है 180 डेज का। ठीक है, तो ये जो प्रोविजनली अटैचमेंट है, तो ये डायरेक्टर या फिर जो भी अदर ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, किस बात की इन्वेस्टिगेशन, कि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या नहीं हुई है, तो वो क्या करेंगे, उसको प्रोविजनली अटैच कर देंगे फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर 180 डेज। ठीक है, अब वो जो है वो उस मैनर में जो भी प्रिस्क्राइब्ड लॉ में उसमें होगा ना। देर आर फ्यू कंडीशंस दैट आर रिलेटेड टू अटैचमेंट। तो ये है कि पहला तो वो अटैचमेंट जो है वो शेड्यूल्ड ऑफेंस के रिलेशन में होना चाहिए। दूसरा इन्होंने ये बोला कि ये जो भी रिपोर्ट है, इस प्रोविजनल अटैचमेंट की रिपोर्ट को ऐसा नहीं है कि आप अलमारी में बंद करके रख दोगे, इस रिपोर्ट को यू हैव टू फॉरवर्ड इट टू द मैजिस्ट्रेट। तो मैजिस्ट्रेट कौन सा, जो अंडर सेक्शन नंबर 173 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वाला, उस मैजिस्ट्रेट को आपको जो है ये ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, इस रिपोर्ट को जो है फॉरवर्ड करना होगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, जिस भी पर्सन ने कंप्लेन करी है, ठीक है, वो जो है वो उस चीज की इन्वेस्टिगेशन ले, मतलब इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करे कि क्या ऑफेंस है, किस स्केड्यूल में है, और उसके बाद में जो है वो उस चीज का कॉग्निजेंस ले। ठीक है, तो मतलब मैजिस्ट्रेट से पहले जो पर्सन जिसने कंप्लेन फाइल करी है वही इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करे कि जो है मतलब क्या ऑफेंस है और किस शेड्यूल में है। और अगर कोई कंप्लेन, मतलब कोई ऐसा पर्सन ऑथराइज नहीं है, वो ऐसा नहीं कर रहा है जिसने कंप्लेन फाइल करी है, तो वो क्या कर सकता है, जो मैजिस्ट्रेट है उसको रिपोर्ट कर दे, तो मैजिस्ट्रेट ये देख लेगा कि एक्चुअली यहाँ क्या है, क्योंकि हम ये सिर्फ 180 दिन के लिए ही कर सकते हैं ना, उसके बाद हमें फाइनल डिसीजन तो देना ही है ना। और या फिर आप ये भी कर सकते हो कि उसकी जैसी सिमिलर रिपोर्ट या कंप्लेन अगर फाइल हुई है, तो करस्पॉन्डिंग लॉ होना चाहिए उसका। ठीक है, तो सिमिलर रिपोर्ट या कंप्लेन अगर है, तो करस्पॉन्डिंग लॉ अगर किसी और कंट्री का है तो उसको भी आप रेफर कर सकते हो। तो ये 3 कंडीशंस है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अब इन 3 कंडीशंस के लिए भी उन्होंने ये बोल दिया, इन 3 कंडीशंस के लिए उन्होंने ये बोल दिया कि अगर नॉन कॉन्फिस्केशन की वजह से आप जो है, नॉन कॉन्फिस्केशन अगर आपने नहीं करा और आपको ऐसा लग रहा है, मतलब अगर आपने अटैचमेंट नहीं करा और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रोसीडिंग्स जो है वो फ्रस्ट्रेट हो सकती हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या करो, आप इस वाले प्रोविजो को जो है वो आप इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने ये दिया, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी अदर रीजन, तो ये वाला जो सेक्शन है ये प्रोवाइड करता है कि एनी प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन मे बी अटैच्ड अंडर दिस सेक्शन इफ द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर has reasons to believe on the basis of material in possession that if such property involved in money laundering is not attached immediately। मतलब अगर हमने अभी इसको तुरंत की तुरंत नहीं करा, ये सब करने में तो थोड़ा टाइम तो जाएगा, लेकिन अगर हमने इसको इमीडिएटली अटैच नहीं करा ना, तो इस नॉन अटैचमेंट की वजह से ये होगा कि जो भी प्रोसीडिंग्स होने वाली हैं आगे की, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, मतलब वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो फिर भैया आप इतना टाइम मत लो, आप ऐसा करो, फिर आप तुरंत ही इसका अटैचमेंट कर दो। ठीक है, तो आप जो है इसका तुरंत अटैचमेंट कर सकते हो। ठीक है, नाउ जो 180 डेज का पीरियड होता है उसमें क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो ये जो 180 डेज का पीरियड होता है ना, इसमें कुछ चीज़ें एक्सक्लूड होती हैं, कुछ डेज एक्सक्लूड होते हैं। वो क्या क्या डेज एक्सक्लूड होते हैं, जो भी अगर आपने मतलब जो भी कोई प्रोसीडिंग्स के टाइम पे स्टे, अगर स्टे ऑर्डर हाईकोर्ट ने लगा दिया है तो वो पीरियड आप काउंट नहीं करोगे। साथ में फर्दर एक्सटेंशन अप टू 30 डेज का जो है वो भी काउंट नहीं होगा। ठीक है, सो the period during which proceedings under this section is stayed up by the High Court shall be excluded, and further, a period that is not exceeding 30 days from the date of order of vacation shall be counted। ठीक है, तो मतलब कि आप जो है इसका मतलब ये हुआ कि 180 डेज प्लस
180 डेज में जो स्टे ऑर्डर है और जो आपका स्टे ऑर्डर के साथ में जो 30 डेज का एक्सटेंशन है वो जो है वो आप काउंट नहीं करोगे फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, अटैचमेंट। दैट मीन्स अगर 180 दिन से ज़्यादा भी हो रहा है तो मतलब आप कह सकते हो कि 180 दिन प्लस जैसे जितने भी पीरियड का आपका स्टे ऑर्डर लगा हुआ है और उसके बाद में 30 दिन और, तो वो जो टोटल पीरियड है उसके लिए आप जो है प्रोविजनली अटैच रख सकते हो प्रॉपर्टी को, लेकिन उसके बाद में नहीं रख सकते प्रोविजनली अटैच। प्रोविजनल अटैचमेंट सिर्फ उतने ही पीरियड का रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा, एक बार आपने उसको प्रोविजनली अटैच कर दिया, अब आप क्या करोगे ना, अब आप जो भी कॉपी है ऑर्डर की प्लस जो भी एविडेंस है, मटेरियल जिसमें मतलब मटेरियल इन पोजीशन जो भी एविडेंस है वो फॉरवर्ड कर दोगे किसको, वो फॉरवर्ड कर दोगे आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, ठीक है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को जो डायरेक्टर है वो क्या करेगा, वो फॉरवर्ड कर देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एक सील्ड एनवेलप में, क्या क्या, एक तो कॉपी ऑफ ऑर्डर, एक एविडेंस, किसमें, एक सील्ड एनवेलप में वो भेज देगा। तो अभी तक हमारी पिक्चर में कौन कौन आए, 2 लोग आए हैं। तो अभी तक हमारी पिक्चर में आए हैं, एक आए हैं हमारे डायरेक्टर और एक आए हैं हमारे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में जो उसका वैलिडिटी रहेगी योर प्रोविजनल अटैचमेंट की या कॉपी ऑफ ऑर्डर की ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट, ये कब तक रहेगी, ये रहेगी 180 दिन, या फिर अगर आपका कोई ऑर्डर सेक्शन नंबर 8 में हो गया मतलब कंफर्म हो गया अटैचमेंट, तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर है। नाउ टोटल पीरियड मैक्सिमम पीरियड 180 डेज है। अब हो ये भी सकता है कि फर्स्ट 30 डेज या फर्स्ट 50 डेज में ही अटैचमेंट कंफर्म हो जाए, तो उस केस में फिर प्रोविजनल अटैचमेंट किस बात का रहेगा, तो अर्लियर ऑफ 180 डेज या फिर जो भी ऑर्डर पास हुआ है सेक्शन नंबर 8 में उसका, ठीक है। उसके बाद में नो इफेक्ट ऑन राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी, तो इस पार्ट को और जो आपका 30 डेज वाला पार्ट था फर्दर एक्सटेंशन वाला, उसको हाईली इंपॉर्टेंट आप हाईलाइट कर लो, क्योंकि ये वाला जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये हुआ कि जैसे सपोज प्रॉपर्टी को अटैच कर रखा है, प्रोविजनली अटैच कर रखा है, तो अटैचमेंट में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, कन्वर्जन नहीं कर सकते और मूवमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि आप उस टाइम उस प्रॉपर्टी को यूज भी नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने ये बोला है, दिस सेक्शन शिल नॉट प्रिवेंट द पर्सन इंटरेस्टेड इन द एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज अटैच्ड फ्रॉम सम एंजॉयमेंट। तो उन्होंने ये बोला कि आप जो है, आप उसके जो भी इंटरेस्ट है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को एंजॉय करे, मतलब हो सकता है कि वो कोई घर हो, वो उसमें रह रहा हो, तो वो इजीली कर सकता है, उसका ये राइट है कि जो भी इंटरेस्ट है उसको क्लेम कर सकता है वो उसमें, ठीक है। उसके बाद में कंप्लेंट अगेंस्ट द अटैचमेंट बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो उन्होंने ये बोला कि जो भी डायरेक्टर या अदर ऑफिसर है जिसने प्रोविजनली अटैच करी है, वो फर्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर क्या करेगा, एक कंप्लेन जो है स्टेटिंग द फैक्ट्स ऑफ सच अटैचमेंट फाइल करेगा बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो उन्होंने ये बोला कि आप जो है एक तो प्रोविजनली अटैच कर दोगे और उसके बाद में आप जो भी इसका ऑर्डर है, एविडेंस है, वो फॉरवर्ड कर दोगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, और आपको 30 डेज के अंदर अंदर, प्रोविजनल अटैचमेंट के 30 डेज के अंदर अंदर फैक्ट्स भी बताने पड़ेंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। सो फाइल अ कंप्लेन जिसमें स्टेटिंग हो फैक्ट्स कि क्यों हमने ये प्रॉपर्टी जो है ये प्रोविजनली अटैच करी थी, ठीक है। तो अभी तक क्या हुआ, अभी तक डायरेक्टर और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 2 लोग जो हैं पिक्चर में आए हैं। अब हम इससे पहले जो है एक बार ये देख लें कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में होता कौन है, तो मैं देख लेती हूँ सेक्शन नंबर 6 इसमें है या नहीं, एक सेकेंड दो मुझे। यहाँ बुक में इन्होंने इसको मेंशन नहीं किया बट आप लिख सकते हो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में कौन कौन आता है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन के थ्रू अपॉइंट करती है एक चेयरपर्सन को, 2 अदर मेंबर्स को। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी किससे कौन करता है इसको, एक तरह से आप कह सकते हो कौन बनाता है इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बनाती है। तो वो पर्सन जो है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का रोल करता है। कौन कौन होता है इसमें, 2 लोग होते हैं, 2 मेंबर्स होते हैं और एक चेयरपर्सन होता है, तो 1 सीपी एंड 2 मेंबर्स, ठीक है। ये 2 छोटे छोटे मेंबर्स हैं। चलो अब सेक्शन नंबर 8 से स्टार्ट कर।
सेक्शन नंबर 8 जो है ये एडजुडिकेशन का सेक्शन है। अब इस सेक्शन में ये होता है कि यहाँ पर पता लग जाता है कि अब करना क्या है। मतलब अभी तक क्या हुआ है, अभी तक तो सिर्फ प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ है। तो इसमें सबसे पहले है सर्विंग ऑफ नोटिस। अब क्या होता है, कंप्लेन आती है सेक्शन नंबर 5 में। जो अभी डायरेक्टर साहब थे वो कहाँ गए थे, उन्होंने जो है एक कॉपी ऑफ ऑर्डर, नोटिस और सील्ड एनवेलप भेजा था, और 30 दिन के अंदर अंदर इन्होंने कंप्लेन भी कर दी थी कि इसलिए जो है प्रॉपर्टी को मैंने अटैच कर दिया है ना। अब क्या होगा, अब इनके पास में आई कंप्लेन। तो जब रिसीट होती है कंप्लेन की या फिर कोई भी एप्लीकेशन होती है, तो अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास में रीजंस होते हैं टू बिलीव दैट एनी पर्सन हैज कमिटेड एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन नंबर 3 और इज इन पोजीशन ऑफ एनी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो it may serve a notice of not less than 30 days on such person calling upon him to indicate the sources of income, the evidence, the other relevant information to show cause why such property shall not be declared टू बी कॉन्फिस्केटेड। तो इसमें ये है कि जब जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसके पास में कंप्लेन आती है, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास में ये रीजंस होते हैं कि वो ये बिलीव कर सकता है कि जो पर्सन है किसी ऑफेंस में कमिटेड है, या फिर इसके पास में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का जो है पोजीशन है वो सेटिस्फाई भी हो जाता है उस कंप्लेन से, तो वो जो है वो एक नोटिस सर्व करेगा 30 दिन के अंदर अंदर। और वो जो है जिस पर्सन के खिलाफ कंप्लेन आई है उसको बुलाएगा और उसको बोलेगा कि भाई तुम आओ और तुम जो है क्या क्या दो हमें, हमारे सामने क्या क्या इंडिकेट करो। सबसे पहले इन्होंने बोला सोर्स ऑफ इनकम, तुम्हारा पैसा आ कहाँ से रहा है, तुम्हारी अर्निंग हो कहाँ से रही है, तुम पे क्या क्या असेट्स हैं, out of which or by means of which he has acquired the property that is attached, जिससे तुमने जिस सोर्स से इस प्रॉपर्टी को कमाया है जो कि अटैच हुई है, वो तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम है क्या, तुम्हारी अर्निंग्स है क्या, तुम्हारे एसेट्स हैं क्या, वो लेकर आओ, इंडिकेट करो। उसके बाद में एविडेंस, एविडेंस लेकर आओ जिस पे वो रिलाई कर सकता है, कोई और अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और पर्टिकुलर्स लेकर आओ, एंड शोकॉज करो कि वाई ऑल या फिर कोई भी प्रॉपर्टी हम उसको मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी को डिक्लेयर ना करें। तो यहाँ पर हम रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सामने वाले को कि वो अपनी बात रख सके, ठीक है। और क्यों ना हम उसको कॉन्फिस्केट करें, क्यों ना सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कॉन्फिस्केट करे। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का ही तो आप कह सकते हो सबॉर्डिनेट है, राइट। मतलब नॉट एक्चुअली सबॉर्डिनेट, मतलब करा तो उसको स्टैब्लिश सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है ना, तो इसलिए ये सारी चीजें जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी करवाएगा, ठीक है। उसके बाद में पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन होल्ड्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड इन नोटिस। तो जब जो है नोटिस ऐसा होता है, तो नोटिस इन्होंने ये बोला कि वेर अ नोटिस अंडर दिस सबसेक्शन serves specifies any property has been held by a person on behalf of any other person, a copy of such notice shall also be served upon such other person। तो इन्होंने बोला कि अगर अदर पर्सन के पास में नोटिस है, मतलब अग्रीड वाले के अलावा कोई और पर्सन भी है, तो उस पर्सन को भी जो वो नोटिस है वो जाना चाहिए, और अगर कोई जॉइंट होल्डिंग है तो सबके पास में जाना चाहिए, ठीक है। तो सारे के सारे लोगों के पास में जाना चाहिए। तो ये तो हो गई नोटिस सर्व करने के बाद, मतलब जो नोटिस है वो 30 दिन के अंदर अंदर चला जाएगा, जब उसको उसके पास में वो नोटिस आएगा और उसके पास में रीजंस टू बिलीव भी होंगे, किसके पास, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास में, ठीक है। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा, एक ऑर्डर देगा और आफ्टर कंसिडरिंग द रिप्लाई, अब वो क्या करेगा, जो उसने नोटिस दिया था उसका जो है वो रिप्लाई आएगा, तो वो क्या करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उस रिप्लाई को कंसीडर करेगा एंड उस अग्रीव्ड पर्सन की बात सुनेगा, एंड डायरेक्टर की भी बात सुनेगा, अग्रीव्ड पर्सन की भी बात सुनेगा, एंड डायरेक्टर या जिस भी ऑफिसर ने उसकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच किया था उसकी भी बात सुनेगा, एंड वो है सारे के सारे मटेरियल्स को जो भी उसके आगे एविडेंसेस रिकॉर्ड्स प्लेस करे गए थे उसको ध्यान में देखेगा, और फिर वो जो है रिकॉर्ड करेगा अ फाइंडिंग वेदर ऑल और एनी अदर प्रॉपर्टी रेफर्ड टू दिस नोटिस इशूड आर इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। फिर जो है वो सारा एनालिसिस करके ये डिसीजन लेगा कि क्या सच में मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या फिर ऐसे ही इन्होंने प्रोविजनली अटैच कर दिया है। तो ये चीज जो है ये कौन करेगा, ये करेगा आपका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब उसके बाद में इफ द प्रॉपर्टी इज क्लेम्ड बाय अ पर्सन अदर देन द पर्सन टू whom the notice has been issued, such person shall also be given an opportunity of being heard to prove that the person is not involved in money laundering। तो मतलब कि अगर उस प्रॉपर्टी को क्लेम किसी और ने किया है और नोटिस किसी और को इश्यू हुआ है, तो जिसने उस प्रॉपर्टी को क्लेम किया है उसकी भी बात सुनी जाएगी, और फिर जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है अपने नतीजे तक पहुंचेगा।
अब where the adjudicating authority decides that any property is involved in money laundering, he shall by any order in writing confirm the attachment. अगर जो adjudicating authority है वो ये सारी चीजें सुनेगा, एनालाइज करेगा, फिर उसको अगर लगेगा, वो भी ये कंक्लूजन निकालेगा कि यहाँ पर तो मनी लॉन्ड्रिंग सच में हुई है और उन्होंने बिल्कुल सही करा जो प्रोविजनल अटैचमेंट लगा दी, तो वो क्या करेगा, उस अटैचमेंट को वो कंफर्म कर देगा या फिर उस प्रॉपर्टी का रिटेंशन जो है वो कंफर्म कर देगा, उसको सीज कर देगा या फ्रोज कर देगा। ठीक है, अब जो पीरियड है वो क्या होगा, इसका कंफर्म्ड अटैचमेंट का पीरियड क्या होगा। सो वेयर अपॉन सच अटैचमेंट रिटेंशन और फ्रीजिंग ऑफ द सीज्ड प्रॉपर्टी ऑन रिकॉर्ड shall continue during the investigation for no period not exceeding 365 days or the pendency of the proceedings relating to any offence under this act before a court या फिर बिकम फाइनल एज द ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन। तो इसका जो वैलिडिटी रहेगा वो ये रहेगा कि तो ये जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन है उस दौरान, पूरे दौरान आपका वो कंफर्म रहेगा अटैचमेंट। अब इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि ये भी जो है ये 365 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 365 डेज के लिए भी इन्होंने एक चीज यहाँ लगा दी, ये 365 डेज में भी अगर यहाँ पर स्टे ऑर्डर है, अब यहाँ हाई कोर्ट नहीं है, इन्होंने बोल दिया एनी कोर्ट, और यहाँ पे एक्सटेंडेड पीरियड वाला वर्ड भी नहीं है, तो ये चीज जो है हाईलाइट कर लो, वहां पे भी यहाँ पे भी। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि ये कंटिन्यू करेगा एक तो, और इसमें जो है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, लेकिन उसके लिए भी इन्होंने ये बोला कि 365 डेज से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, 365 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसमें जो है हम स्टे ऑर्डर वाला जो पीरियड है उसको कर देंगे, या फिर जब तक आपका जो पेंडेंसी है, जो प्रोसीडिंग्स चल रही है अंडर दिस एक्ट, तो उस तक भी आपका वो हो सकता है, या फिर आप तो मतलब तब तक जो है कंफर्म अटैचमेंट रखोगे, और उसके बाद में क्या होगा, कंफर्म्ड अटैचमेंट के बाद में अगर मतलब तब भी प्रूफ रहा तो फिर वो क्या रहेगा, वो फाइनल हो जाएगा और वो जो है ऑर्डर हो जाएगा किसका, कॉन्फिस्केशन का। ठीक है, तो कंफर्म्ड अटैचमेंट क्या बन जाएगा आपका, कॉन्फिस्केशन बन जाएगा। तो अभी तक क्या हुआ, सबसे पहले हुआ प्रोविजनल अटैचमेंट, वो किसके लिए था, वो था आपका 180 डेज के लिए, और उसमें जो है स्टे ऑर्डर हाई कोर्ट वाला था, और प्लस फर्दर पीरियड अप टू 30 डेज था। ठीक है, उसके बाद में दूसरा फिर हो गया था, अगर इससे सेटिस्फाई हो गई थी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो कंफर्म अटैचमेंट। तो दिस वाज नॉट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 365 डेज या ग्रेटर देन 365 डेज, एंड यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, इसमें जो है स्टे ऑर्डर जो भी होगा पीरियड का वो जो है एक्सक्लूड हो जाएगा, यहाँ पे हाई कोर्ट वाई कोर्ट कुछ नहीं था। और इसके बाद में भी क्या हो जाएगा, कंफर्म्ड कन्फिस्केशन हो जाएगा, नॉट कंफर्म्ड, कन्फिस्केशन यहाँ पर हो जाएगा, प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, नाउ कंफर्मेशन ऑफ प्रोविजनल ऑर्डर, सो वेयर द प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट मेड अंडर सेक्शन नंबर 5 हैज बीन कंफर्म्ड, या फिर स्टेटेड अबव, जो डायरेक्टर है या जो भी ऑफिसर है ऑथराइज्ड इन हिम शेल फोर्थविथ टेक द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी अटैच्ड अंडर सेक्शन नंबर 5 और फ्रोजन। If it is not practicable to take the possession of the property, the order of confiscation shall have the same effect as if the property has been taken possession. अब इन्होंने ये बोला कि अगर जिसे कंफर्म्ड अटैचमेंट हो गया है तो फिर जो भी डायरेक्टर है या जो भी अदर ऑफिसर है जिसने प्रोविजनली अटैच किया था ना, वो उस प्रॉपर्टी का क्या कर लेगा, उसका पोजेशन ले लेगा। ठीक है, अब उसके बाद में इन्होंने ये बोला फाइनल ऑर्डर, तो जब भी जो है कंक्लूजन हो जाएगा ट्रायल ऑफेंस का, तो जो स्पेशल कोर्ट है वो फाइंड करेगा ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है या नहीं हुआ है, एंड वो जो है वो ऑर्डर देगा दैट सच property involved in money laundering or which has been used for commission of offense shall stand confiscated to the central government। तो एक तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, जब confirmed attachment हो गया, ये चीज भी डिसाइड हो गई कि मतलब यहाँ पर जो है अटैचमेंट है, मनी लॉन्ड्रिंग है, अब क्या आ रहा है, अब हम जो है उस तरफ बढ़े, किस तरफ बढ़े, हम कॉन्फिस्केशन की तरफ बढ़े। लेकिन इन्होंने एक चीज़ ये बोल दी है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था ना कि अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है उसका पोजीशन लेना तो मान लिया जाएगा कि पोजीशन है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, यहाँ एंट्री हो रही है आपकी स्पेशल कोर्ट की। तो अब जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बाद में यहाँ एंट्री हो रही है स्पेशल कोर्ट की, स्पेशल कोर्ट की। ठीक है, अभी स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि जब भी कोई कंक्लूजन होगा ट्रायल का, ट्रायल ऑफेंस का, तो स्पेशल कोर्ट जो है वो ये देखेगा कि क्या जो ऑफेंस है वो मनी लॉन्ड्रिंग का हुआ है या नहीं हुआ है, और वो जो है वो ऑर्डर करेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या फिर कोई भी ऑफेंस में इन्वॉल्व है, और इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट कर ले या नहीं कर ले। तो यहाँ पर भी ना एक तरह से आप कह सकते हो यहाँ पर भी तीन सिचुएशंस हैं। तो तीन सिचुएशंस में ये है कि
पहला तो ये है कि अगर जैसे स्पेशल कोर्ट को ये लगता है कि मतलब स्पेशल कोर्ट ने भी ये कंक्लूजन निकाला है कि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो हुई है, तो वो तो ये बोल देगी, ऑर्डर कर देगी कि ये जो है ये प्रॉपर्टी को आप जो है कमीशन ऑफ ऑफेंस है, और फिर ये प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्फिस्केट कर ले कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा केस ये हो सकता है, दूसरा केस में कि जो है जो स्पेशल कोर्ट है उसने ये निकाल दिया कि मतलब उसने ये कंक्लूड कर दिया कि जो प्रॉपर्टी है वो इन्वॉल्व ही नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग में। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो स्पेशल कोर्ट है वो प्रॉपर्टी को रिलीज कर देगा। और तीसरा ये हो सकता है कि जो स्पेशल कोर्ट है ना, वो ये चीज जो है वो ले ही नहीं पा रहा है, ये चीज डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है, स्पेशल कोर्ट कंक्लूड ही नहीं कर पा रहा है कि जो है प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। अब वो ऐसा क्यों हो सकता है, वो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि डेथ हो गई ऑफ द अक्यूज, या फिर जो अक्यूज है वो डिक्लेयर हो गया प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, या कोई भी और रीजन हो सकता है जिसकी वजह से कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहा है। तो उस केस में क्या करें, उस केस में मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो उस केस में जो है जो भी एप्लीकेशन है डायरेक्टर की अदर पर्सन है, तो वो जो है अप्रोप्रिएट ऑर्डर जो भी उसको उस रिगार्डिंग लगेगा, तो रिगार्डिंग कॉन्फिस्केशन, तो वो कर देगा कि मतलब इसको कॉन्फिस्केट कर लो या रिलीज कर दो, तो वो जो भी उसको उस टाइम अप्रोप्रिएट लगेगा स्पेशल कोर्ट को, वो वाला ऑर्डर दे देगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर तीन केसेस बनते हैं, देखो मैं यहाँ से बताती हूँ। पहला तो उन्होंने ये कंक्लूड करा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो उसका मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कॉन्फिस्केट कर लेगी। फिर अगर उसको ऐसा लगा कि नहीं हुई है मनी लॉन्ड्रिंग, तो फिर वो क्या करेगी, वो रिलीज कर देगी उस प्रॉपर्टी को, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व ही नहीं है ना। और स्पेशल कोर्ट ने फाइनली ये डिसाइड कर लिया है, वो उसने फाइनल कंक्लूजन ये निकाल लिया है, तो उसका ऑर्डर जो है वो बाइंडिंग होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर ट्रायल जो कंक्लूड हो गया है लेकिन ये तो नहीं पता लग पा रहा कि हुआ है या नहीं, तो अप्रोप्रिएट ऑर्डर जो है वो पास होंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका ये जो लास्ट वाला है सेक्शन नंबर 8 सब सेक्शन 5, तो इसमें ये बोला है कि जब भी जो प्रॉपर्टी है वो कॉन्फिस्केट हुई है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्फिस्केट करा है ना, तो स्पेशल ऑर्डर जो है वो ऑर्डर कर सकता है, स्पेशल कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप उस प्रॉपर्टी को रीस्टोर कर दो, जो भी क्लेमेंट है उसको, जिस जिस भी क्लेमेंट का लेजिटिमेट इंटरेस्ट है उसको। जैसे सपोज कोई पर्सन ए है, उसने मनी लॉन्ड्रिंग से प्रॉपर्टी एक्वायर करी पर्सन नंबर बी की, तो वो उसका क्लेमेंट है जिसके पास में लेजिटिमेट इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, तो जिसको भी क्वांटिफेबल लॉस हुआ है तो उसको उसकी भरपाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं वो क्या है, रीस्टोर सच प्रॉपर्टी देयर ऑफ टू द क्लेमेंट विद द लेजिटिमेट इंटरेस्ट हु हैज सफर्ड क्वांटिफेबल लॉस। ठीक है, लेकिन इसमें भी यहाँ पर इन्होंने कंडीशन दे दी दैट प्रोवाइडेड दैट स्पेशल कोर्ट शिल नॉट कंसीडर सच क्लेम अनलेस इफ इट इज सेटिस्फाइड कि जो क्लेमेंट है उसने गुड फेथ में काम करा है, और उसने जो है वो रीजनेबल प्रिकॉशंस भी लिए थे, उसने अपने आँख कान दिमाग सब खोल के काम किया है और गुड फेथ में काम करा है। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट स्पेशल कोर्ट में इफ it thinks fit consider the claim of the claimant for the purpose of restoration of such properties during the trial or of the case in such manner as may be prescribed। इन्होंने ये चीज भी बोली कि अगर स्पेशल कोर्ट को ऐसा लगता है तो वो क्या कर सकता है, वो कंसीडर भी कर सकता है उस क्लेम को, क्लेमेंट का रिस्टोरेशन के लिए। ठीक है, रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए भी वो जो है वो क्लेम कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मेन बात है वो ये है कि वो जो है तभी उनको देगा, मतलब उनकी भरपाई करेगा, उनको लॉस की भरपाई करेगा अगर उसको ऐसा लगेगा कि हाँ सच में जो है इन्होंने गुड फेथ में काम किया और इन्होंने अपना जो दिमाग है वो खोलकर काम किया है। ठीक है, तो ये हम लोग ये काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं एंड आगे की वीडियो सेक्शन नंबर 9 to 13 जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 9 to 13 क्या, फिर तो मैं आपका और आगे भी उसमें ले ही लूंगी, इस वीडियो को फिलहाल हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, okay, chalo. I'm ending this video here and meet you in the next part.